में वक्फ बिल पास हो चुका है और कुछ देर में राज्यसभा से भी हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बिल का समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा है। अब इस बिल के पास होते ही सबसे पहले वक्फ बोर्ड पर बिजली गिराने का काम योगी सरकार ही करेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में ही है, जिससे अब यकीनन सीएम योगी नहीं बख्शेंगे। और इसी कड़ी में जिस भाषण का यूपी को इंतजार था वो सामने आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ सीएम योगी की। सीएम ने भी अपनी वक्फ को लेकर प्रतिक्रिया दे दी है, तो क्या बोले सीएम योगी जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। साथ ही ये भी जानेंगे कि वक्फ का ताजमहल से क्या लेना देना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सीएम योगी की वक्फ को चेतावनी। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसने वक्फ की नींद उड़ा दी है। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर गुरुवार को सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है और गुरुवार को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों पर बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना होगा। उन्होंने कहा, जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। यानी सीएम योगी ने कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है कि जैसे प्रदेश से माफियाओं का सफाया किया गया, ठीक वैसे ही वक्फ के अतिक्रमण का भी होगा। यूपी बिहार में तो दबदबा है वक्फ का। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। लोकसभा में जमकर हंगामे के बाद आधी रात में ये बिल पास हो गया। विधेयक में वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई कानून है जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में वक्फ की कुल कितनी संपत्तियां हैं और कितनी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट में संबंधित मामले लंबित है। उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग दावा करता है कि वक्फ की संपत्तियों की कुल संख्या 2966 है। वहीं सुन्नी व शिया बोर्ड का दावा है कि उनकी संपत्ति की संख्या 1.32 लाख से ज्यादा है। वहीं ट्रिब्यूनल ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर 65,000 से अधिक मामले लंबित है। इलाहाबाद कोर्ट की दोनों पीठों में से 100 से ज्यादा मामले विचाराधीन है। इसके अलावा राज्य में 58,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के नाम पर दर्ज है और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में है। इसके अलावा बिहार में 3,000 से अधिक संपत्ति सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अधीन है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास राज्य में करीब 2900 तो शिया वक्फ बोर्ड के पास 327 संपत्तियां हैं। वहीं इनमें से कई संपत्तियां विवादित भी है जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल और पटना हाई कोर्ट में लंबित है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद
इरशादुल्ला ने बताया कि बिहार में सुन्नी वक्फ स्टेट की संख्या 2900 से अधिक है। राजधानी पटना में भी 300 से अधिक है। इसमें 250 और 300 संपत्तियों को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में मामला लंबित है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के मुताबिक पटना में 117 सहित राज्य में शिया वक्फ स्टेट की कुल संख्या 327 है। इनमें से लगभग 137 संपत्तियों के मामले वक्फ ट्रिब्यूनल जबकि हाई कोर्ट में 37 लंबित है। यानी कुल मिलाकर कहूं तो वक्फ की कब्जाई जमीन अच्छे खासे एकड़ में फैली हुई है। लेकिन अब इस बिल के पास होते ही वक्फ का दबदबा यूपी से तो खत्म होना तय है, क्योंकि इस बिल के पास होते ही सीएम योगी के हाथ खुल जाएंगे और वो बुलडोजर के साथ एक के बाद एक अतिक्रमण हटाएंगे और वक्फ संपत्तियों के कब्जे से यूपी को मुक्त करेंगे। वक्फ का बढ़ता लालच। वक्फ विधेयक में संशोधन की जरूरत कई ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि दिन पर दिन वक्फ का लालच बढ़ता नजर आ रहा है। गरीबों की जमीन को धर्म के नाम पर तो हथियाते ही थे, लेकिन उन्होंने मुगलों की बनाई इमारतें और हिंदुओं की धार्मिक स्थल को भी अपना बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था, चाहे वो ताजमहल हो या महाकुंभ या फिर संबल शहर। ताजमहल को लेकर वक्फ के दावे की बात की जाए तो वक्फ ने हर वो संभव कोशिश की और दावे किए जिससे ताजमहल उनको सौंप दिया जाता, लेकिन इससे पहले ही बोर्ड पर बुलडोजर चल गया। एक बार तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज भी कर लिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाए। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने अपना दावा स्वयं वापस ले लिया। वहीं पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान ने भी 2014 में ताज को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग उठाई थी। 1998 में फिरोजाबाद के व्यवसायी इरफान बेदार ने यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से मांग की थी कि ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर बोर्ड उन्हें वहां का मुतवली यानी केयर टेकर बना दे। ये एएसआई के अंतर्गत आता था, इसलिए बोर्ड ने एएसआई को नोटिस जारी कर दिया। इस पर बेदार खुद 2004 के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और ताजमहल का मुतवली बनाने की मांग की। हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही इस अपील पर विचार करने के लिए कहा, जिसके बाद 2005 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताज को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। इधर एएसआई ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवाद के सभी मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण वक्फ न्यायाधिकरण के पास जाने के स्थल पर इस निर्णय के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के इस निर्णय पर रोक लगा दी। वक्फ बोर्ड से सबूत मांगे कि कैसे दावा कर रहा है। बता दें कि बोर्ड ने दावा किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा किया था। सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रहा था कि शाहजहां ने वक्फनामे पर दस्तखत कैसे किए। वो तो जेल में थे, वो हिरासत से ही ताज देखते थे। वहीं एएसआई की ओर से राव एडवोकेट ने कहा था कि बोर्ड ने जैसा दावा किया है वैसा कोई वक्फनामा नहीं है। तो वहीं वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने कहा था कि दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये जायज इसलिए है क्योंकि ताजमहल दो मुसलमानों शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज का मकबरा है। खान ने दलील दी थी कि हर जगह मुसलमानों की कब्रें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन है। हालांकि उनकी मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दर्ज है। स्थानीय न्यायालय में वादी कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल के जलाभिषेक किए जाने की अनुमति देने संबंधी वाद दायर किया था। वहीं मुस्लिम समुदाय से सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने केस के पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी। जैदी ने अपनी अर्जी में कहा था कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं। जहां कब्रें होती है वो वक्फ की संपत्ति होती है। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बता दें कि इसी तरह वक्फ बोर्ड ने सीएम योगी के नेतृत्व में आयोजन महाकुंभ पर भी अपने
नजरें बनाए रखी थी। लेकिन योगी तो योगी है, उन्होंने साफ शब्दों में महाकुंभ की जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से हुआ। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने चेतावनी दे दी कि वो अब सरकारी जमीन को वक्फ से छीन कर रहेंगे और यूपी वासियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।